नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते टेस्ट ये प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। तो उस प्रश्न श्रृंखला के क्रम में आज हम भूगोल के प्रश्न श्रृंखला 9 को लेकर आ रहे हैं और उसका चैप्टर का नाम है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो आज की प्रश्न श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पहला कथन दिया है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के आल्फ्रेड वेगनर ने किया। सेकंड स्टेटमेंट यानी दूसरा कथन दिया है वेगनर जलवायु विज्ञानी तथा भूशास्त्री थे, यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। थर्ड स्टेटमेंट यानी तीसरा कथन दिया है कि वेगनर के अनुसार क्रिटेशियस काल में संपूर्ण स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक केंद्रित था, जिसे वेगनर ने पैंजिया का नाम दिया। उसके बाद कूट में नीचे ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में फर्स्ट व सेकंड सही है, बी में है सिर्फ सेकंड सही है, सी में है सेकंड व थर्ड सही है और डी ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड यानी तीनों सही है। तो सबसे पहले जो वेगनर, आल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, उसके बारे में कुछ चीज़ों को समझ लें तो फिर प्रश्न का आंसर अपने आप ही निकल आएगा। तो आल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक जलवायु विज्ञानी और भूगर्भ शास्त्री थे, यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। यानी सबसे पहली बात कि ये कहाँ के थे? जर्मनी के जलवायु विज्ञानी व भूगर्भ शास्त्री, यानी जर्मनी के क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने महाद्वीपों के स्थायित्व, महाद्वीपों और महासागर नितल की जो तली है उसके स्थायित्व के विपरीत यह संकल्पना प्रतिपादित की कि महाद्वीप और महासागर गतिशील है। तो उस क्रम में उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ केंद्रित था और उस स्थलखंड को कहा गया पैंजिया। और इस स्थलखंड के चारों तरफ विशाल सागर था, जिसे नाम दिया गया पैंथालसा। यानी दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ जो स्थलखंड था उसे कहा पैंजिया, और इसके चारों तरफ जो विशाल सागर था उसे कहा गया पैंथालसा। फिर इन्होंने बताया, वेगनर ने बताया कि पैंजिया यानी जो स्थलखंड था वह अपनी ही आंतरिक क्रिया के कारण कार्बोनिफेरस काल में उसमें विखंडन हो गया। कार्बोनिफेरस काल में उस पैंजिया का विखंडन हुआ और उत्तर का भाग जो था उसको अंकारा लैंड या लारेशिया कहा गया और दक्षिण के भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। और इसी चीज को कहा गया फिर ओपनिंग ऑफ टेथिस। क्यों? क्योंकि लारेशिया उत्तर की ओर चला, फिर बाद में कालांतर में गोंडवाना लैंड भी उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ था। तो जैसे ही लारेशिया टूटकर आगे की ओर बढ़ा, पैंथालसा का पानी आकर उसके बीच में भरना शुरू हो गया और उसे कहा गया ओपनिंग ऑफ टेथिस, यानी टेथिस का खुलना। तो ये इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां हैं। तो इस क्रम में अब देखते हैं हम कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला इन्होंने दिया है कि लिखा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के आल्फ्रेड वेगनर ने किया। जबकि अभी आपने क्या देखा कि आल्फ्रेड वेगनर
जर्मनी के थे। यानी ये लाइन आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है। जब तक लाइन पूरी तरह सही ना हो तब तक स्टेटमेंट सही नहीं माना जाता। तो यहां पर आकर ये लाइन गड़बड़ हो जाती है। अगर यहां पर लिखा होता कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने किया, तब ये लाइन सही होती। लेकिन लिखा है फ्रांस के अल्फ्रेड वेगनर, इसलिए ये लाइन गलत, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, वेगनर जलवायु विज्ञानी यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट तथा भूशास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट थे। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वेगनर जो है वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट यानी जलवायु विज्ञानी थे और भूगर्भ शास्त्री थे। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसके बाद नंबर 3 है कि वेगनर के अनुसार क्रिटेशियस काल में संपूर्ण स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक केंद्रित था, जिसे वेगनर ने पैंजिया का नाम दिया। तो दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक तो स्थलखंड केंद्रित था, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक स्थलखंड केंद्रित था, उसका नाम भी पैंजिया था। लेकिन वो कब की बात है? क्रिटेशियस से पहले की बात है, कार्बोनीफेरस काल में। कार्बोनीफेरस काल में ये स्थलखंड एकत्रित यहाँ पर था और उस समय उसका नाम पैंजिया दिया गया था। क्रिटेशियस पीरियड तो बहुत आगे की बात है। यानी ये स्टेटमेंट भी आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है। कहां पर ये आके गलत हो जा रहा है कि वेगनर के अनुसार क्रिटेशियस काल में, यहां पर ये गलत हो जा रहा है। अगर ये लिखा होता कि कार्बोनीफेरस काल में संपूर्ण स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक केंद्रित था, जिसे वेगनर ने पैंजिया का नाम दिया, तब तो ये सही होता। लेकिन यहां लिखा गया क्रिटेशियस काल, उस समय तो विखंडन हो चुका था, लारेस या गोंडवाना टूट के आगे बढ़ चुके थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, यानी इसमें सिर्फ दूसरा सेकंड स्टेटमेंट सही आ रहा है। तो अब हमें देखते हैं इसमें कूट में क्या लिखा है। कूट में ए ऑप्शन में है कि फर्स्ट व सेकंड सही है, ये गलत हो जाएगा, माने फर्स्ट गलत। सेकंड में लिखा है कि सिर्फ सेकंड सही है, यानी ये वाला सही हो जाएगा, यही निकला है सही। यानी बी ऑप्शन आपका सही है कि सिर्फ सेकंड या दूसरा स्टेटमेंट ये सही, यानी आंसर आपका क्या होगा? बी आंसर सही होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कथन कारण का प्रश्न है और इसमें कथन या असर्शन में लिखा है कि चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरीय द्रोणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। और उसके नीचे कारण या रीजन में लिखा है कि शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक का आकार ग्रहण करने में मदद की। उसके नीचे कूट में चारों ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन में दिया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन में है कि ए सही किंतु आर गलत है और डी ऑप्शन में है ए गलत किंतु आर सही है। तो सबसे पहले हम चतुष्फलक सिद्धांत या चतुष्फलक परिकल्पना या टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस के बारे में कुछ चीजों को समझ लें, तो ये प्रश्न फिर आराम से इसका आंसर निकलेगा। तो लोथियन ग्रीन ने सन 1875 में अपनी चतुष्फलकीय परिकल्पना दी थी और उस परिकल्पना का उद्देश्य था कि पृथ्वी की महाद्वीप और महासागरीय नितल की व्याख्या करना। तो लोथियन ग्रीन ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1875 ईस्वी में किया। चतुष्फलकीय परिकल्पना या चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1875 में किया और उसमें उन्होंने बताया कि महासागरीय नितल और महाद्वीप स्थिर हैं, वो गतिशील नहीं है, क्योंकि तब तक उनकी जानकारी वहीं तक थी कि महाद्वीप गतिशील नहीं है। ये लोथियन ग्रीन ने बताया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है धीरे धीरे गोलाकार से चतुष्फलक की ओर जा रही है। तो उन्होंने अपने इस परिकल्पना के प्रतिपादन में कहा, इस बात को कहा कि सबसे पहले प्रारंभ में पृथ्वी गर्म थी और गैसियस थी और गोलाकार थी। तो धीरे धीरे जब ये ठंडी होने लगी
शीतल होने लगी, तो शीतल होने के क्रम में ये गोलाकार से चतुष्फलक की ओर बढ़ने लगी और उनके अनुसार ये चतुष्फलक की ओर बढ़ती ही चली जा रही है। तो इस परिकल्पना में उन्होंने अपने ज्यामिति के कुछ सिद्धांतों का प्रयोग किया। हालांकि उन ज्यामिति सिद्धांतों का जो इस्तेमाल किया उन्होंने, उसके रिजल्ट ठीक नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि अगर हम अलग अलग आकृतियों को लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आकृति आपने लिया स्फीयर यानी गोला, और दूसरी आकृति लिया टेट्राहेड्रॉन या चतुष्फलक, जो इस तरह से बनता है, एक त्रिभुज ऊपर और उसके शीर्षों से गिराते हुए तीन त्रिभुज, ये टेट्राहेड्रॉन की आकृति होती है कि ऊपर एक त्रिभुज, किनारे एक त्रिभुज, इधर एक त्रिभुज और पीछे की तरफ एक त्रिभुज, यानी इसमें चार त्रिभुज होते हैं और सबके शीर्षों से मिला दीजिए तो जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं चतुष्फलक या टेट्राहेड्रॉन। तो लोथियन ग्रीन ने कहा कि अगर मान लीजिए एक गोला है और एक चतुष्फलक है, दोनों का सरफेस एरिया यानी ऊपर का क्षेत्रफल समान लिया जाए, जैसे पृथ्वी गोला है, एक गोलाकार है, इसका ऊपर का ये सरफेस एरिया है यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये ऊपर का एरिया जो है दो विमीय आकृति होगी और पूरा ठोस अंदर तक ले लें तो त्रिविमीय आकृति होगी, उसको हम आयतन के रूप में जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे गोला है, ऊपर का हमने क्षेत्रफल ले लिया, सरफेस एरिया ले लें, तो समान सरफेस एरिया पर, इक्वल सरफेस एरिया पर यानी समान पृष्ठ क्षेत्रफल पर अगर दो अलग अलग आकृतियां बनाई जाएं तो गोले का आयतन सबसे अधिक और चतुष्फलक का आयतन सबसे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गोला लें और इसका सरफेस एरिया मान लीजिए 2000 वर्ग किलोमीटर लिया हमने, और 2000 वर्ग किलोमीटर का ही सरफेस एरिया का हमने चतुष्फलक बनाया, तो इसके और इसके आयतन में अंतर होगा। जो गोला है उसका आयतन अधिकतम होगा और जो टेट्राहेड्रॉन यानी चतुष्फलक है इसका अंदर का आयतन कम होगा। ये ज्यामिति कहती है, ये ज्यामिति के अनुसार ये बात एकदम सही है कि जो गोला होता है और टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक होता है, इसमें दोनों का अगर सरफेस एरिया समान रखा जाए तो गोले का आयतन अधिकतम और चतुष्फलक का आयतन न्यूनतम होता है। इसी को आधार बनाकर लोथियन ग्रीन ने अपनी चतुष्फलक की संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सबसे पहले गर्म थी और गैसियस थी, तो उसका जो बाहरी आवरण है, ऊपर का कवर, पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई तो पहले ऊपर का कवर ठंडा होकर ठंडा हो गया, फिर उसके बाद अंदर का जो गोला है स्फीयर, उसकी भी हीट धीरे 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 निकलने लगी। जब अंदर का जो गोला है उसकी हीट निकलने लगी, जब हीट निकलने लगी तो ठंडा होकर संकुचित होने लगा, संकुचित होने लगा तो उसका आयतन घटने लगा। और अभी अभी आपने देखा जब आयतन घटेगा तो ये गोले से चतुष्फलक की आकृति की ओर बढ़ने लगा, यानी इसका आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग गोले से चतुष्फलक की ओर बढ़ने लगा। और फिर क्या हुआ, उस चतुष्फलक और ऊपर की पपड़ी में के बीच के एरिया में, बीच के स्पेस में, स्थान में गैप आ गया, तो ऊपर की जो परत है, पपड़ी है, उसी के ऊपर चतुष्फलक के ऊपर कोलैप्स कर गई, यानी उसके ऊपर ध्वस्त हो गई। तो उनका कहना था लोथियन ग्रीन का कि जब उसके ऊपर ध्वस्त हो गई, चतुष्फलक के ऊपर की पपड़ी ध्वस्त हुई तो पूरी की पूरी पृथ्वी चतुष्फलक के आकार में परिवर्तित हो गई। और लोथियन ग्रीन का कहना था कि वर्तमान में पृथ्वी धीरे धीरे स्फीयर से चतुष्फलक की ओर परिवर्तित होती जा रही है। और उस क्रम में उन्होंने कई चीजें बताई कि महासागर और महाद्वीप त्रिभुजाकार हैं, एक दूसरे के विपरीत अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोथियन ग्रीन ने महाद्वीप और महासागरीय द्रोणियों का जो वितरण प्रस्तुत किया वो वितरण एकदम सही है। बस गलतियां, खामियां कहाँ पर हैं, जो उन्होंने कहा कि महाद्वीप गतिशील नहीं होते या अन्य चीजें। तो ये जो इन्होंने वितरण प्रस्तुत किया ये पूरी तरह से सही है।
तो अब इसके बाद इन चीजों को समझने के बाद हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि कथन में लिखा है कि चतुष्फलक का सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरीय द्रोणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि महाद्वीप और महासागरीय द्रोणियां हैं जो उन्होंने जिस तरह से बताई वैसा ही प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ये लाइन सही है। कारण में लिखा है कि शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक का आकार ग्रहण करने में मदद की। तो अकॉर्डिंग टू लोथियन ग्रीन ये बात ठीक ही है। शीतलन और संकुचन से किसी भी चीज का आकार गोले से चतुष्फलक की ओर जाता ही जाता है। तो लोथियन ग्रीन के अनुसार अगर देखें तो ये लाइन भी सही है। और अब व्याख्या देखना है तो हम पिछले कई वीडियोज में व्याख्या वाले प्रश्न कराते रहे हैं और उसमें बताते रहे हैं कि कैसे व्याख्या की जाती है। तो बीच में हमने बताया था कि आप क्योंकि लगाते हैं या ये देखते हैं कि इस चीज का कारण क्या ये है। तो अब देखिए कि चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरीय द्रोणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है क्योंकि शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक का आकार ग्रहण करने में मदद की। ये लाइन अपनी जगह सही है। तो इसलिए कथन और कारण ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला, पहला वाला आंसर यानी ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि टीजीटी 2003 में पूछा गया था, इसमें पूछा गया कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत संबंधित है। ए ऑप्शन है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, बी ऑप्शन है भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, सी ऑप्शन है पर्वत एवं पठार की उत्पत्ति से और डी ऑप्शन है भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो इसके पिछले प्रश्न में देख ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही था, विस्तार में बताया गया है कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीप और महासागर के नितल, महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ए, पहला ऑप्शन ये होगा कि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नेट जेआरएफ 2008 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया कि पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये भी पहले ही प्रश्न में आ चुका है, सारी चीजें हमने पहले प्रश्न में सब बता दी हैं कि क्या है। पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन में आल्फ्रेड वेगनर, बी एएन स्टालर, सी शार्प और डी डब्ल्यू.एम. स्मिथ। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि आल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक केंद्रित था और उस स्थलखंड को नाम दिया गया था पेंजिया। और स्थलखंड पेंजिया के चारों तरफ विशाल महासागर था जिसे वेगनर ने पेंथालासा का नाम दिया। तो जो स्थलखंड था उसका नाम क्या था? पेंजिया। और किसने दिया उसको? आल्फ्रेड वेगनर ने। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आंसर होगा कि पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसने किया? आल्फ्रेड वेगनर ने, यानी ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लारेशिया का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लारेशिया का भाग नहीं है? और ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन उत्तर अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी प्रायद्वीपीय भारत। तो आल्फ्रेड वेगनर ने जब ये बताया था कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ एकत्रित था, केंद्रित था, उसका नाम उन्होंने दिया पेंजिया। और फिर उन्होंने बताया कि इस पेंजिया का कार्बोनिफेरस काल में ही विभंजन या विखंडन हो गया और इसके 2 पार्ट बने। उत्तर वाला भाग लारेशिया
और दक्षिण वाला पार्ट जो था उसको उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। फिर उन्होंने बताया कि आगे चलकर ये लारेशिया जो है ये भी विखंडित हुआ था। लारेशिया के दो टुकड़े हुए थे, एक उत्तर अमेरिका और दूसरा यूरेशिया। यानी लारेशिया में 3 पार्ट थे, उत्तर अमेरिका, यूरेशिया, यानी क्योंकि यूरेशिया पूरा मिला हुआ है तो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के रूप में हम अलग अलग कर सकते हैं, यूरोप और एशिया। ये इतना लारेशिया में था। और गोंडवाना लैंड के आगे चलकर 6 टुकड़े हुए थे। हालांकि इसको हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ ही रहता है, यूरोप एशिया मिला हुआ है, लेकिन अगर पॉलिटिकली हम देखते हैं तो 3 पार्ट हैं उसके, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप। गोंडवाना लैंड के 6 टुकड़े हुए, दक्षिण अमेरिका, अगला अफ्रीका, अगला मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हिस्से थे, यानी लारेशिया में ये 3 और गोंडवाना लैंड में 6। तो प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लारेशिया का भाग नहीं है? तो उत्तर अमेरिका तो लारेशिया का पार्ट है, एशिया है, यूरोप है, प्रायद्वीपीय भारत ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये लारेशिया का हिस्सा नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाला पार्ट लारेशिया का हिस्सा नहीं था, ये था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और आगे चलकर वेगनर के बाद जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो उसमें इसी बात की पुष्टि होती है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकराई, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है ये इंडियन प्लेट का पार्ट था, टेथीस भूसन्नति के दक्षिण की ओर था, टेथीस भूसन्नति के उत्तर में यूरोप था, एशिया था और यूरोप वाला पार्ट था। तो इंडियन प्लेट जब जाके टकराई और उस इंडियन प्लेट के ऊपर प्रायद्वीपीय भारत था, वो जाके टकराई, फिर टेथीस भूसन्नति में मलबे का निक्षेपण हुआ, फिर हिमालय की ओरिजिन हुई, आगे की कहानियां हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो इस प्रश्न के अनुसार कि कौन इसका भाग नहीं है, आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर, यानी प्रायद्वीपीय भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? और ए ऑप्शन में है ज्वारीय बल, बी है संवहन धाराएं, सी तनाव बल और डी दबाव बल। और ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है नेट जेआरएफ 2012 की परीक्षा में। तो फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा शक्ति उत्तरदायी है? तो वेगनर ने बताया कि दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक पैंजिया केंद्रित था कार्बोनिफेरस काल में, और जब कार्बोनिफेरस काल में उसका विभंजन हुआ तो उत्तरी भाग को लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। पहले लारेशिया उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और फिर पीछे से उसके बाद में गोंडवाना लैंड उसके पीछे पीछे प्रवाहित हुआ। तो इसको प्रवाहित करने वाली शक्तियां कौन सी थी, इस पर प्रश्न पूछा गया कि किस शक्ति के कारण ये इनमें प्रवाह पैदा हुआ। तो पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है या उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है। तो इस क्रम में क्या होता है कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है तो इसका हर अक्षांश समान गति से गति नहीं करता, समान समय में गति करता है। हर अक्षांश समान समय में यानी 24 घंटे में ही गति कर रहा है। इसी वजह से हर अक्षांश की गति अलग अलग है। ध्रुवों की ओर गति कम होती है, ध्रुवों से जैसे जैसे हम इक्वेटर की ओर जाएंगे यानी विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो गति बढ़ती जाती है, यानी इक्वेटोरियल पार्ट विषुवत रेखीय क्षेत्र अधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, और अधिक तीव्र गति से घूर्णन के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में यानी
इक्वेटोरियल पार्ट में, इक्वेटोरियल रीजन में केंद्रापसारी बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां पर उच्च होता है। यानी ये एरिया विषुवत रेखीय क्षेत्र हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जोन है। तो कोई भी स्थलखंड निम्न केंद्रापसारी बल से उच्च केंद्रापसारी बल की ओर प्रवाहित होना चाहता है। इस वजह से तो पहला कारण ये था कि उच्च केंद्रापसारी बल के कारण कोई ये टूटा हुआ पार्ट उत्तर की ओर प्रवाहित होना चाहा। दूसरा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है इस तरह से, और चंद्रमा का जो बल है उस पर लग रहा है, तो हल्का सा पीछे की ओर खिसकना चाहेगी। तो हर भाग पश्चिम की ओर, जिसको ज्वारीय बल का नाम दिया गया, उसकी वजह से स्थलखंड पश्चिम की ओर भी उसमें प्रवाह उत्पन्न हुआ। उसको नाम दिया गया ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। यानी टाइडल फोर्स एक कारण है उसका स्थलखंडों के प्रवाह का। तो आपके जो ऑप्शन दिए हैं कि कौन से बल इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो पहला ही ऑप्शन ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स स्थलखंड के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ये सब गलत है, संवहन धारा, तनाव बल, दबाव बल, ये सब गलत है। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था। ऑप्शन में दिया है ए पैंथालासा, बी प्रशांत महासागर, सी तैथिस सागर और डी भूमध्य सागर। तो एक तरह से इस प्रश्न की चर्चा हम पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं कि क्या उसकी स्थिति थी, उस पर बहुत चीज़ें हमने बताई थी। उस क्रम में ही उसका उत्तर आ चुका था, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं उसको कि वेगनर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने बताया कि दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक संपूर्ण स्थलखंड एकत्रित था, केंद्रित था। उसका नाम उन्होंने दिया पेंजिया। और फिर उन्होंने बताया कि कार्बोनीफेरस काल में ही, हाँ, और पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम उन्होंने दिया था क्या, पैंथालसा। तो पैंथालसा क्या है, प्रारंभ में पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम था पैंथालसा। आगे वो कहते हैं, वेगनर कहते हैं कि आगे चलकर कार्बोनीफेरस काल में ही पेंजिया का जब विभंजन हुआ तो उसके दो पार्ट हो गए, उत्तर का पार्ट लारेशिया और दक्षिण का पार्ट गोंडवाना लैंड। मान लीजिए ये लारेशिया और ये गोंडवाना लैंड। तो इसके चारों तरफ जो पैंथालसा था उसका पानी आकर यहां से भरना शुरू हो गया। इसको कहा गया ओपनिंग ऑफ टेथिस, यानी टेथिस का खुलना। यानी जब पेंजिया टूटा, लारेशिया उत्तर की ओर चला, तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच पैंथालासा का पानी आकर भरना शुरू हो गया। इसको कहा गया ओपनिंग ऑफ टेथिस, यानी टेथिस का खुलना। और टेथिस सागर, तो इस बीच के पार्ट को जो नया समुद्र खुला, इसमें नया सागर खुला, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। और इस घटना को कहा जाता है ओपनिंग ऑफ टेथिस। और प्रश्न में यही पूछा है कि लारेशिया और गोंडवाना के मध्य, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना के मध्य कौन सा सागर था। तो कौन सा सागर आएगा, टेथिस सागर। पैंथालसा पहले था, जब पेंजिया था तब उसके चारों तरफ का महासागर पैंथालसा। जब पेंजिया टूट गया, आधा उत्तरी पार्ट लारेशिया उत्तर की ओर चला, तो बीच में जो पार्ट खुला उसमें अगर पानी भर गया, उसको नाम दिया गया टेथिस सागर। यानी आपका आंसर क्या होगा, ये ए गलत, बी गलत, सी टेथिस सागर। इसके अलावा कुछ और जानकारियां ले सकते हैं। प्रशांत महासागर क्या है, जब सारे के सारे स्थलखंड वर्तमान स्थिति में आ गए तो जो प्रारूप फिर सामने आया उसमें पैंथालसा का अवशिष्ट भाग जो बना उसको कहा जाता है प्रशांत महासागर।
तो यहाँ पर तीनों अलग अलग तथ्य आप देख सकते हैं कि पैंथालसा क्या है, कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया के चारों तरफ जो समुद्र था वो पैंथालसा। जब पैंजिया टूटकर दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, लारेशिया उत्तर की ओर चला, तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो नया महासागर खुला उसको नाम दिए गए टेथिस सागर। और तीसरी चीज, वर्तमान में जो पैंथालसा का अवशिष्ट पार्ट बचा, भाग बचा, उसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। तो आपके इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी आंसर यानी टेथिस सागर। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट यानी पहला कथन दिया है, यह ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है। और सेकंड स्टेटमेंट या दूसरा कथन दिया है कि यह मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। फिर कूट में ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सिर्फ फर्स्ट सही है, बी सिर्फ सेकंड सही है, सी फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, और डी में है ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में एक प्रश्न में हमने विस्तार में बताया था कि पहला जो कथन है ये पढ़ें इसको कि यह ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है। ये बात बिल्कुल अपने आप में सही है कि लोथियन ग्रीन ने जो चतुष्फलक की परिकल्पना दी थी, हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि उन्होंने ज्यामितीय सिद्धांतों का सहारा लिया था, उसका आधार बनाया था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा दिया है यह मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करता है, ये गलत है। क्योंकि लोथियन ग्रीन ने जो चतुष्फलक की परिकल्पना दी है उसमें उन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर स्थिर है। उन्होंने पर्वतों के निर्माण की या उत्पत्ति की कोई उसमें व्याख्या, कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये लिखा है कि यह मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ फर्स्ट सही होगा। तो अब कूट में देखें, ए ऑप्शन में दिया सिर्फ फर्स्ट सही, यानी ए आंसर सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि जिगसा फिट का अर्थ है, जिगसा फिट का अर्थ है, ये ऑप्शन है कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया का विखंडन, बी ऑप्शन है लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस सागर का खुलना, सी ऑप्शन है चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम प्रवाह, और डी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका व यूरोप के तटों तथा दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के तटों का मिलाया जा सकना। तो वेगनर ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया है, कहा है कि उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट को अगर हम देखें तो आपस में मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिम तट, अगर इसको हम मिला दें तो ये पूरा का पूरा दोनों, ये इधर के दोनों भूखंड और इधर के दोनों भूखंड को आपस में मिलाया जा सकता है। इस चीज को कहा जाता है जिगसा फिट। यानी जिगसा फिट का अर्थ क्या होगा, पहला वाला गलत, कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया का विखंडन, ये गलत, बी लारेशिया गोंडवाना के मध्य टेथिस का खुलना, ये गलत, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम प्रवाह, ये गलत। चौथा क्या है, उत्तर अमेरिका व यूरोप के तटों तथा दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के तटों का मिलाया जा सकना, ये आंसर सही होगा, यानी इसका डी उत्तर सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले कथन में लिखा है कि महाद्वीप एवं महासागर त्रिभुजाकार आकृति में पाए जाते हैं। दूसरे कथन में लिखा है कि महाद्वीप एवं महासागर प्रति ध्रुवस्थ स्थिति यानी एंटीपोडल सिचुएशन में पाए जाते हैं। फिर नीचे कूट में दिया है, ए ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट सही है,
बी सिर्फ सेकंड सही है, सी फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं, और डी में दिया है ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि महाद्वीप एवं महासागर त्रिभुजाकार आकृति में पाए जाते हैं, ये लाइन ठीक है। अगर आप महाद्वीपों की स्थिति को ठीक से देखेंगे तो आपको ये त्रिभुजाकार स्थिति में देखेंगे, इधर यूरोप और यूरेशिया को मिलाते हुए इस तरह से आएंगे तो ये लगभग लगभग त्रिभुज की स्थिति बनती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका इसको बनाएंगे तो लगभग त्रिभुज की स्थिति बनती है। तो जो इसमें दिया हुआ है कि महाद्वीप और महासागर, इसी तरह से आप महासागरों को देखते हैं अगर, तो इसमें महाद्वीप जो है उसका जो अपेक्स या शीर्ष है वो दक्षिण की ओर होता है और उसका बेस जो है उत्तर की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर। और महासागरों के बारे में अगर देखें तो जैसे कोई भी महासागर उठा के देख सकते हैं, हिंद महासागर अगर आप देखते हैं तो इस तरह से है, इसका बेस दक्षिण ध्रुव की ओर और एपेक्स यानी शीर्ष जो है वो उत्तर ध्रुव की ओर केंद्रित है। तो जितने भी महासागर हैं और महाद्वीप हैं आप देखेंगे तो लगभग लगभग त्रिभुजाकार स्थिति में है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो सही है कि महाद्वीप एवं महासागर त्रिभुजाकार स्थिति में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवस्थ स्थिति यानी एंटीपोडल सिचुएशन में पाए जाते हैं। प्रतिध्रुवस्थ स्थिति यानी एंटीपोडल सिचुएशन क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से अगर समझना हो तो अक्षांश और देशांतर के सहारे समझा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर भी देखेंगे एंटीपोडल सिचुएशन का मतलब हो कोई बिंदु कोई स्थान उसके ठीक विपरीत स्थिति में पृथ्वी के दूसरे छोर पर स्थित स्थान, वो उसका कहलाता है प्रतिध्रुवस्थ बिंदु या एंटीपोडल सिचुएशन। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और एंटीपोडल सिचुएशन लेना है तो इसमें से एक इस तरह से बीम डालिए कि जो उसके सेंटर से होके जाए आर पार निकले, इस पार निकलेगी, तो वो स्थान इस स्थान का प्रतिध्रुवस्थ बिंदु या एंटीपोडल पॉइंट होगा। तो इसमें लिखा गया है कि महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवस्थ स्थिति यानी एंटीपोडल सिचुएशन में है। इसका अर्थ क्या होगा कि अगर इस छोर पर महासागर है तो उसके प्रतिध्रुवस्थ अवस्था में महाद्वीप मिलना चाहिए, और अगर इधर महाद्वीप है तो उसके प्रतिध्रुवस्थ अवस्था यानी लगभग विपरीत स्थिति में महासागर मिलना चाहिए, और स्थिति लगभग ऐसी ही है। महाद्वीप और महासागर लगभग लगभग एंटीपोडल सिचुएशन में पाए जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो अब उसके बाद जो कूट में हम आते हैं कि ए में दिया है कि सिर्फ फर्स्ट सही है, ये गलत क्योंकि दोनों सही हैं। इसमें बी में दिया है सिर्फ सेकंड सही, ये भी गलत। सी ऑप्शन में दिया है फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा कि ये फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर क्या होगा, सी। और आज की हमारी ये प्रश्न श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। अगली नई प्रश्न श्रृंखला के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।